मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे कॉलेज की मानी हुई कोल्ड ब्यूटी अचानक सबके सामने आकर सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ेगी। यह नजारा देखकर वह लवसिक यंग मास्टर गुस्से से हरा पड़ जाता है। सभी को लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, जो एक गॉडेस खुद आगे बढ़कर मेरा पीछा कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे जानता तक नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं वह कोई ट्रूथ और डेयर हार गई हो, इसलिए मुझे मजाक का हिस्सा बना रही हो। लेकिन जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मेरा प्यार पाने के लिए वह पूरी रात बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़े रहने से भी नहीं हिचकिचाती है। जिस पर यहाँ तक कि जब कैफेटेरिया की फूड ट्रॉली उसके पैर से टकरा जाती है तब भी वह वहां से हटने को तैयार नहीं होती है। इस वक्त अपनी बाहों में उसकी बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस को रियल तरीके से फील करते हुए मैं घबराकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा देता हूँ और सूखी आवाज में कहता हूँ, वो क्लासमेट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम कहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? जिस पर वह मीठी आवाज में कहती है, पति जी, मुझे छोड़िए मत, मैं अब भी और केस चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ और तुरंत उसका माथा छूकर देखता हूँ। उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था। जिस पर मेरे मन में आता है, इसका दिमाग कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तुम हान शाओयान हो ना? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि पंजों के बल खड़ी होकर अपने गर्म और लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस खुले हुए टेम्पटेशन का सामना करते हुए भी मैं किसी तरह अपना होश संभाले रखता हूँ। क्या यह वही कोल्ड गॉडेस है जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती है? मैं अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर उसे रोकता हूँ, लेकिन वह सिर तिरछा करके क्यूट तरीके से नखरे करने लगती है, जिसे देखकर मैं बाहर से परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता हूँ। हम दोनों की सांसें बेहद करीब आकर आपस में मिलती रहती हैं और पूरे 5 सेकंड तक यही चलता रहता है। फिर मैं कहता हूँ, क्लासमेट, जरा ध्यान से देखो तो सही, मैं आखिर हूं कौन? जिस पर वह कुछ देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उस मुस्कान की मार इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा फटने वाला है। और फिर जब मैं अभी भी उस मुस्कान में खोया हुआ होता हूँ, तभी केवल 0.1 सेकंड के गैप में एक हल्की सी चू की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मुझे पंख से भी हल्का लेकिन बेहद साफ एहसास होता है, क्योंकि उसने मेरे गाल पर किस कर दिया था। मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून उसी जगह पर जमा हो गया हो जहां उसने किस किया था। यह नजारा देखकर आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स की आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? और भीड़ के बीच मौजूद किन शेंग, जो मेरा कट्टर दुश्मन होने के साथ साथ हान शाओ यान का सबसे बड़ा एडमायर भी था, यह सब देखकर हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक देता है। जियांगची, हरामखोर! यह कहते ही वह पागल बैल की तरह भीड़ चीर कर मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आता है, जिस पर मैं बस हल्का सा साइड हटता हूँ, एक हाथ उठाता हूँ और आराम से एक कदम आगे बढ़ता हूँ। उसकी पूरी ताकत तुरंत दूसरी तरफ निकल जाती है और फिर वह खुद लड़खड़ा कर लगभग गिर पड़ता है, जिससे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। खुद को संभालने के बाद वह कांपती उंगली से मेरी नाक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तू आखिर है कौन? जिस पर आसपास तुरंत सन्नाटा छा जाता है और सभी की नजरें मेरी तरफ टिक जाती हैं। मैं बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहता हूँ, स्पष्ट रूप से हान शाओ यान खुद मेरे पास आई थी। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं। फिर भी तुम झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर किन शेंग पूरी तरह निरुत्तर हो जाता है। उसका सीना गुस्से से भर जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसी समय एक गोरा और नाजुक हाथ धीरे से मेरी शर्ट खींचता है, जिस पर अगले ही पल पिघले हुए शहद जैसी मीठी आवाज सुनाई देती है, पति जी। यह सुनते ही किन शेंग के चेहरे पर भयानक अंधेरा छा जाता है। फिर वह एक कदम आगे बढ़कर हान शाओ यान की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। शाओ यान, होश में आओ, क्या इसने तुम्हें कोई दवा दी है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। जिस पर हान शाओ यान ऐसे पीछे हटती है जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। मुझे हाथ मत लगाओ। और फिर वह उसका हाथ झटक देती है। अगले ही सेकंड वह पूरा शरीर मेरे साथ चिपका लेती है। और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए। सबके सामने इस हालत में अब सफाई देना भी बेकार था। जितनी देर रुकता उतनी ही मुसीबत बढ़ती। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और इस बड़े से ह्यूमन पेंडेंट को, जो मुझसे चिपक चुका था, आधा खींचते और आधा संभालते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। भीड़ खुद रास्ता छोड़ देती है और मैं धीरे धीरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ता रहता हूँ। पीछे खड़ा किन शेंग हमें जाते हुए देखकर गुस्से से दहाड़ उठता है। हान शाओयान, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। कल सुबह तक इंतजार करो। जिसके जवाब में किसी और स्टूडेंट की आवाज आती है, कल सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज रात ही कॉलेज फोरम और सभी ग्रुप चैट्स फट पड़ेंगे। कोल्ड गॉडेस वाली तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और हल्की सी घबराहट साफ सुनाई देती है, लेकिन मेरी बाहों में मौजूद यह लड़की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह अपने गर्म चेहरे को मेरी बाह से रगड़
करती रहती है और पीछे उठ रहे तूफान को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इसके बाद मैं बेबस चेहरे के साथ गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा होता हूँ और मेरे बगल में हान शाओयान अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, जैसे वह वहीं चिपक गई हो। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां बार बार मुड़कर हमें देखने लगती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं। मैं अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। फिर मैं कहता हूँ, हान शाओयान, तुम्हारा फोन कहाँ है? अपनी रूममेट को बुलाओ ताकि वह तुम्हें ले जाए। जिस पर वह पलकें झपकाती है और बड़ी आज्ञाकारी तरह अपना फोन निकालकर मुझे दे देती है। लेकिन फोन हाथ में लेते ही पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वह बंद पड़ा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मैं अपना फोन निकालकर किसी क्लासमेट से मदद मांगने की सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फोन अनलॉक करने वाला होता हूँ, हन शाओयान अचानक मेरे कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से एक नंबर बोलती है, 50510। यह सुनकर मैं सन्न रह जाता हूँ। तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता है? क्योंकि यह मेरा बर्थडे था और मैंने ये बात कभी किसी क्लासमेट को नहीं बताई थी। एक अजनबी द्वारा मेरा सीक्रेट जान लेने का एहसास मेरे पूरे सिर को सुन्न कर देता है। और फिर जब मैं यह याद करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आखिर मैंने यह जानकारी कब लीक की होगी, तभी बगल से एक जानी पहचानी और गंभीर आवाज सुनाई देती है, जियांगची, हान शाओयान, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी एकेडमिक एडवाइजर थी और साथ ही हान शाओयान की मेजर लेक्चरर भी, जिस पर मैं घबराकर खड़ा हो जाता हूँ। टीचर वांग, गुड इवनिंग। जिसके जवाब में वो कहती हैं, वाह, तुम दोनों अपनी रिलेशनशिप को छिपाने में बड़े माहिर निकले। नहीं टीचर, आपने गलत समझ लिया। बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा और हान का कोई खास रिश्ता नहीं है। आज तो पहली बार मैं जल्दी से सफाई देने लगता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज से पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि वह कौन है। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन टीचर वांग साफ तौर पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती, जिस पर उनकी नजर बगल में खड़े गुस्से से भरे किन शैंग पर जाती है। किन शैंग, आधी रात हो गई है, अभी तक हॉस्टल वापस क्यों नहीं गए? यहाँ खड़े होकर थर्ड व्हील बनने का इरादा है क्या? जल्दी वापस जाओ। क्या कल सुबह की क्लास नहीं है? जिस पर टीचर वांग हमें कुछ और हिदायतें देती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। उनके जाते ही मैं राहत की लंबी सांस लेता हूँ। फिर मेरी नजर हान शाओयान पर पड़ती है। वह अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाती है। जिस पर मैं गौर करता हूँ कि उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दे रही है, जैसे उसका कोई प्लान सफल हो गया हो। वह बिल्कुल एक क्लिंगी किटन की तरह मेरे साथ चिपकी रहती है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतनी ही नाकाम हो जाती है। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता और मैं अपने रूममेट को मैसेज करके मदद मांगता हूँ। काफी देर तक मनाने, बहलाने और तरह तरह की बातें करने के बाद मैं उसे कॉलेज के पास मौजूद एक शांत से लाइट बार में ले जाता हूँ। मुझे भोलेपन में लगता है कि शायद माहौल बदलने से और थोड़ी फ्रेश एयर मिलने से वह कुछ होश में आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित होता हूँ। कुछ फ्रूट वाइन पीने के बाद वह संभलने की बजाय और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर लगा कोई सील अचानक टूट गया हो। हल्के नशे में हान शाओयान पहले से भी ज्यादा क्लिंजी हो जाती है। वह मेरी बाह को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है, घर चलो पति जी, मुझे घर ले चलो। इस वक्त रात भी काफी हो चुकी थी। मैं चाहे जितना भी सोचूं, उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जिस पर मैं उसकी बताई हुई डायरेक्शन के हिसाब से उसे उसके किराए के अपार्टमेंट तक छोड़ने का फैसला करता हूँ। रास्ते भर वह मेरा हाथ पकड़े रहती है, पति जी मत जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए ना। जिस पर अचानक मुझे एहसास होता है कि उसके चेहरे की लाली सिर्फ शराब की वजह से नहीं है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका माथा चेक करता हूँ और अगले ही पल चौंक जाता हूँ। उसका शरीर डराने वाली हद तक गर्म था, उसे बुखार हो गया था। मैं धीरे से आह भरता हूँ। लगता है आज रात यहाँ से जाना नामुमकिन है। इसके बाद मैं पूरा कमरा छान मारता हूँ, बड़ी मुश्किल से फीवर मेडिसिन ढूंढता हूँ, फिर तौलिया भिगोकर बार बार उसके माथे पर रखता रहता हूँ। वह बुखार में आधी बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी होती हैं और उसके होंठों से बार बार टूटी फूटी बातें निकलती रहती हैं, पति जी मत जाइए। इसी तरह जूझते जूझते आधी रात गुजर जाती है। आखिरकार उसका बुखार थोड़ा कम होने लगता है और फिर वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। मैं उसके बेड के पास फर्श पर बैठा रहता हूँ और उसके सोए हुए चेहरे को देखता रहता हूँ। मेरा मन बेहद उलझा हुआ था। आज रात जो कुछ हुआ था वह किसी सपने से कम नहीं था। मैं अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाता हूँ और उठकर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह जानबूझकर उल्टा करके रखा गया था। मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस पर मैं धीरे से उसे पलट देता हूँ। फोटो के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हाई स्कूल कैंपस की धूप के नीचे स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में ले खड़ा था। उस लड़की की पोनीटेल बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टीनेज हान शाओयान थी।
जिस पर मुझे अचानक एहसास होता है कि उसके दिल में पहले से ही कोई था, कोई ऐसा इंसान जो उसके अतीत में रहता था। तो फिर आज रात जो कुछ हुआ, उसकी यह अचानक नजदीकी, उसका बार बार मुझे पतिजी कहना, ये सब आखिर किसके लिए था? क्या यह सिर्फ मेरी किस्मत थी कि मैं उस वक्त उसके सामने मौजूद था, या फिर क्या वह मुझे देखकर उस फोटो वाले लड़के को याद कर रही थी? ये सोचकर मैं खुद पर हल्का सा हंस देता हूँ और चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, ट्रिंग ट्रिंग, अचानक फोन की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज उठती है। फोन मेरे रूममेट का था, ताकि लोग फिक्र न करें। मैं कॉल उठा लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से लड़कियों की जोरदार चीख पुकार सुनाई देती है। हेलो हान श्याओ यान, तू कहाँ है? फोन बंद है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही। तू तो फेमस हो गई है, पूरा कॉलेज फट पड़ा है, फोरम पर हर जगह तेरे और उस मिस्टीरियस बॉय के वीडियोस घूम रहे हैं। यह सुनते ही मेरी सांस अटक जाती है, हथेलियों में ठंडा पसीना आ जाता है, जिस पर दूसरी तरफ से फिर आवाज आती है, अरे कुछ बोलो तो, क्या अभी भी रोमांस चल रहा है? इसलिए हम लोगों को टाइम नहीं दे रही क्या? मैं घबरा जाता हूँ, मुझे यह बात साफ करनी ही होगी। अगर ये सब उस फोटो वाले लड़के तक पहुंच गया तो न जाने कैसी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। जिस पर मैं जल्दी से आवाज धीमी करके कहता हूँ, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रही हैं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसका क्लासमेट हूँ। हान शाओ यान ने ज्यादा पी ली थी, ऊपर से उसे फीवर भी था, मैं सिर्फ उसे घर छोड़ने आया हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट दूसरी तरफ न कोई शक होता है न कोई गुस्सा। अगले ही पल वहां जोरदार खुशी की चीखें गूंज उठती हैं। भाई साहब, आप तो हमारे सगे भाई निकले। मैं हैरान होकर कहता हूँ, क्या मतलब? जिस पर वे हंसते हुए कहती हैं, हमारी मैडम तो 10,000 साल पुराने आयरन ट्री जैसी थी, और आखिरकार आपके कारण उनमें फूल खिल गया। हम इस दिन का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई थी। मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं, आप लोग सच में गलत समझ रही हैं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आज रात जो हुआ वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिस पर अचानक दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी वे सब एक साथ पूछ बैठती हैं, तो क्या तुम उसके हायर्ड मेल नैनी हो? क्या? मेल नैनी नहीं हूं मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जियांगची, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन उनकी बातें रुकती ही नहीं। जियांगची, गर्ल्स हॉस्टल के सामने हान श्याओ यान को किस करने वाला मिस्टीरियस बॉय तुम ही थे ना? मैं झल्लाकर कहता हूँ, तो क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? जिस पर वे सब एक साथ बोल पड़ती हैं, सब कुछ साबित हो जाता है। हान श्याओ यान ने सबके सामने तुम्हें पति कहा था, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? भाई अब एक्टिंग बंद करो, पूरा हमारा डॉर्मेट्री तुम्हारे सपोर्ट में है, वह बीमार है, आज रात तुम्हें वहीं रुककर उसकी देखभाल करनी होगी। उन लड़कियों की अजीब लॉजिक से बहस करना नामुमकिन था, जिस पर मैं सीधा फोन काट देता हूँ। फिर कॉलेज फोरम खोलता हूँ। सर्च पेज पर एक के बाद एक वीडियोस दिखाई देने लगते हैं, बाहर से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक के हर सीन की रिकॉर्डिंग्स, हर एंगल से शूट किए गए वीडियोस। कोल्ड ब्यूटी सबके सामने मिस्टीरियस बॉय की बाहों में कूदी। पति जी, मुझे छोड़कर मत जाइए। कोल्ड गॉडेस की इमेज पूरी तरह टूट गई। असल में यह एक सुपर स्वीट रिवर्स परस्यूड लव स्टोरी निकली। इन वीडियोस की वजह से हम दोनों पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुके थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है जिसे आइस क्वीन जैसी हान शाओ यान पागलों की तरह चेस कर रही है और पति कहकर बुला रही है। पूरा अपार्टमेंट शांत था, सिर्फ हान शाओ यान की स्टेडी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी, जिस पर मेरा ध्यान फिर उस फोटो की तरफ चला जाता है। उस तस्वीर में मौजूद वह मुस्कुराता हुआ लड़का आखिर कौन था? यही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह होने से ठीक पहले मैं लिविंग रूम के सोफा पर थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता हूँ, लेकिन अचानक बेडरूम से आई एक तेज चीख मुझे जगा देती है। मैं घबराकर दौड़ता हुआ अंदर पहुंचता हूँ, आधी नींद में ही कहता हूँ, हाँ बड़ी मैडम, सुबह सुबह सिंगिंग प्रैक्टिस चल रही है क्या? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मेरी नजर कमरे के अंदर पड़ती है और मैं वहीं जम जाता हूँ। फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, फटे हुए स्टॉकिंग्स इधर उधर दिखाई दे रहे थे। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हस्की डॉग ने रात भर यहाँ तबाही मचाई हो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। कल रात मैंने सच में सिर्फ उसे दवा खिलाई थी, उसका पसीना साफ किया था और उसे कंबल ओढ़ाया था। इसके अलावा मैंने कोई भी हद पार करने वाली हरकत नहीं की थी। तो फिर फर्श पर पड़ा यह सारा बिखरा हुआ सामान आखिर है क्या? इससे पहले कि कोई मुझे फूल तोड़ने वाला चोर समझ ले, मैं तुरंत वहां से बिजली की रफ्तार से भागने का फैसला करता हूँ। रुको! हान शाओ यान की आवाज बर्फीले तीर की तरह मेरी पीठ में चुभ जाती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है और मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूँ। अगले ही पल उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराती है। वो मेरी माँ ने फोन किया था, मुझे घर जाकर कपड़े समेटने हैं। भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, बैठकर आराम से बात करते हैं, आराम से बात करें। हान शाओ यान अपनी भौहें उठाती है। मेरे कपड़े इस हालत में पहुंच गए हैं और अब तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? अब तो पूरे इंटरनेट को पता चल गया है कि तुम मेरे पति हो। सारा फायदा उठाने के बाद अब भाग जाओगे? यह सुनकर मैं लगभग बेहोश होने वाला हो जाता हूँ। फायदा किस बात का? ज्यादा से ज्यादा मैं तो रात भर का अनपेड केयर टेकर ही था, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराती है। सच में? जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स याद दिला सकती हूँ। यह सुनकर मैं तुरंत हथियार डाल देता हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम चाहती क्या हो? लेकिन जैसे ही वह सिर झुकाकर तौलिया ठीक करने लगती है, मैं उस 0.1 सेकंड के मौके का फायदा उठाता हूँ। एक कदम पीछे हटता हूँ, फिर बिजली की तरह मुड़ता हूँ और दरवाजे की तरफ फिसलते हुए निकल जाता हूँ। अगले ही पल दरवाजा खोलकर सीधे बाहर भाग जाता हूँ।
मैं ठंडे दरवाजे से पीठ टिकाकर लगातार सांसें नाफो लेने लगता हूँ। तभी अंदर से हान श्याओ यान की हंसी भरी आवाज सुनाई देती है, पतिजी मुझे भूल मत जाना। जिस पर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के द्वारा इस तरह पकड़े जाना थोड़ा एडिक्टिव होता है। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में वह उल्टा रखा हुआ फोटो फ्रेम आ जाता है और अभी जो गर्माहट पैदा हुई थी उसका आधा हिस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। हन शाओयान का यह अचानक बदल जाना, उसकी यह नजदीकी, यह सब आखिर मेरे लिए था या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा किसी हद तक उस लड़के से मिलता था जो उस फोटो में मौजूद था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इसके बाद मैं अपने हॉस्टल लौट आता हूँ। अभी मैं मुश्किल से बिस्तर पर बैठा ही था कि फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। नाम था हान शाओयान। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और उसी सेकंड उसका मैसेज आ जाता है, जियांगची तुम सच में बड़े बेवफा निकले। भागने में तो ओलंपिक चैंपियन हो। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ, कई बार टाइप करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। आखिरकार मैं लिखता हूँ, कल रात स्पेशल सिचुएशन थी। वह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल रेस्क्यू था, उसमें कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैसेज भेजते ही रिप्लाई आ जाता है, मेडिकल रेस्क्यू? ऐसा मेडिकल रेस्क्यू जो कॉलेज फोरम के हॉट सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है? अब हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। इस पूरे मेस को साफ करने का क्या प्लान है तुम्हारा? सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर ही मैं इमेजिन कर सकता था कि इस वक्त वह दांत पीस रही होगी और उसकी खूबसूरत आंखों में आग जल रही होगी। जिस पर अगला मैसेज आता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ, खुद चुन लो। पहला, अच्छे बच्चे की तरह ऑनफिशियली मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और जिम्मेदारी उठाओ। दूसरा, खुद कोई तरीका निकालो और पूरे कॉलेज की मेमोरी डिलीट कर दो, सिर्फ एक बटन दबाकर। यह पढ़कर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आखिर यह इल्जाम भी तो मेरे ऊपर आसमान से गिरा था। जिस पर मैं तेजी से टाइपिंग करने लगता हूँ, हान शाओयान जो काम मैंने नहीं किया उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तुरंत एक लंबा क्लेरिफिकेशन पोस्ट लिखूंगा, लेकिन अगले ही पल उसका जवाब आ जाता है, सच में मेरी रूममेट्स अब तुम्हें जीजाजी बुलाने लगी हैं। दिन में 3 बार तुम्हारा हाल पूछती हैं। क्या तुम्हें में लगता है वे तुम्हारी क्लेरिफिकेशन मान लेंगी? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, लेकिन मेरा जिद्दी स्वभाव भी जाग जाता है। तो फिर मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा। दुनिया में कुछ लोग तो समझदार होंगे। जिस पर हान शाओयान जवाब देती है, ठीक है, सैटरडे आफ्टरनून सिटी नॉर्थ का हैप्पी फार्म, मैंने सबको बुला लिया है। तुम खुद आकर क्लैरिफिकेशन दे देना, मैं इंतजार करूंगी। अब ये साफ था, ये हॉन्गमैन बैंक्वेट चाहे जो हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। सैटरडे आफ्टरनून में शहीद होने वाले सैनिक जैसी फीलिंग लेकर हॉस्टल से नीचे उतरता हूँ, लेकिन गेट तक पहुंचते ही मेरी नजर एक शख्स पर पड़ती है और मैं वहीं रुक जाता हूँ। उसका चेहरा पहले से थोड़ा म्योर जरूर हो गया था, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। वह वही लड़का था, वही लड़का जो उस फोटो में हान शाओयान को गले लगाए खड़ा था। मेरा दिमाग भनभनाने लगता है, वह यहाँ क्या कर रहा है? मैं सिर झुकाकर निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी वह रुक जाता है और मुझे आवाज देता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जटिल भावनाएं दिखाई दे रही थीं। तो तुम दोनों सच में साथ हो गए हो? मैं हैरान रह जाता हूँ। उसके लहजे में कड़वाहट और अफसोस साफ सुनाई देता था। क्या यह लड़का अब भी हान शाओयान को पसंद करता था? मैं कुछ नहीं कहता, जिस पर वह हल्की सी कड़वी मुस्कान देता है। लगता है अफवाहें सच थीं, तो आखिरकार मैं ही हार गया। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुमने यह बात किससे सुनी? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता, बस फोन निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता है। स्क्रीन पर कॉलेज फोरम खुला हुआ था और सबसे ऊपर वही वीडियो पिनड था जिसमें हान शाओयान मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो जाता है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिलते। वह मेरी आंखों में गहराई से देखता है। उसकी नजरों में अफसोस भी था, राहत भी थी और कुछ ऐसी भावनाएं भी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। इसके बाद वह फोन वापस रखता है, कुछ नहीं कहता और हॉस्टल एरिया के अंदर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नई बात घूम रही थी। अगर वह लड़का भी हान शाओयान के दिल का इंसान नहीं था, तो फिर आखिर वह मुझे लेकर इतनी अलग क्यों थी? इस सवाल का जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। हैप्पी फार्म जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात चू जियांगली से हो जाती है। जियांगची, बाहर जा रहे हो? हाँ, थोड़ा काम है। सुना है तुम लोग हैप्पी फार्म जा रहे हो, मैं भी वहां पेंटिंग इंस्पिरेशन लेने जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। मैं कुछ देर हिचकिचाता हूँ। आखिर मैं वहां मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रहा था। किसी आउटसाइडर को साथ ले जाना अजीब लग रहा था। जिस पर वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ, कन्वीनियंट नहीं है या किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हो? उसकी सीधी और साफ नजर देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल गैदरिंग है। अगर जाना है तो साथ चलो, जगह काफी बड़ी है। इसके बाद हम हैप्पी फार्म पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि हान शाओयान अभी तक नहीं आई थी और पता नहीं क्यों मेरे दिल में हल्की सी निराशा पैदा हो जाती है। कुछ देर बाद हान शाओयान भी पहुंच जाती है। आज उसने एक साधारण सी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में चेरीज की टोकरी थी और वह आराम से हमारी तरफ चली आ रही थी, जिस पर आसपास मौजूद लड़कियां तुरंत शोर मचाने लगती हैं। वाह, किसने इनवाइट किया था इन्हें? लेकिन हान शाओयान किसी और की तरफ नहीं देखती। उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है और उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान उभर आती है, इतनी मीठी कि जैसे शहद घुल गया हो। दूसरी तरफ किन शैंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और तभी टीचर वांग भी वहां पहुंच जाती हैं। हाथ पीछे बांधकर सिर हिलाते हुए कहती हैं, आजकल के बच्चे भी कमाल हैं, प्यार दिखाने के लिए जगह भी नहीं चुनते। यह सुनकर मेरा चेहरा फिर से लाल हो जाता है। सबकी हंसी के बीच मुझे धक्का देकर हान शाओयान के बगल वाली खाली सीट पर बैठा दिया जाता है। मैं मजबूरी में उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मिस हान,
अब तो सब लोग आ चुके हैं, क्या हम आखिरकार स्क्रिप्ट के हिसाब से अफवाह क्लियर करना शुरू करें? लेकिन हान श्याओ यान कोई जवाब नहीं देती। वह बस आंखों के कोने से छू जियांग ली की तरफ देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वाह जियांग जी, अफवाह क्लियर करने आए हो और साथ में दूसरी लड़की भी ले आए। क्या आप जिम्मेदारी लेने का इरादा भी छोड़ दिया है? यह कहते ही शायद उसे खुद भी अपनी आवाज में छिपी जलन का एहसास हो जाता है, जिस पर वह अपना हाथ उठाकर हल्के से मुंह ढक लेती है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ और चुपके से जियांग ली की तरफ देखता हूँ। वह अब भी वहीं चुपचाप बैठी होती है, जैसे अभी अभी कही गई वह बात उससे बिल्कुल भी जुड़ी ना हो। मैं अजीब सी मुस्कान के साथ जियांग ली की तरफ सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह भी बस हल्के से जवाब में सिर हिला देती है। अचानक माहौल पूरी तरह जमसा जाता है। हान त्याओ निगरेन कुछ नहीं कहती। वह लाल चेहरी धोती है और साफ दिखाई देता है कि उसका हाथ उन्हें मेरी तरफ बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जियांग ली पर पड़ती है, वह अचानक दिशा बदलकर उन्हें अपनी रूममेट के हाथ में पकड़ा देती है। मैं असहज होकर मुस्कुराता हूँ और हान त्याओ निगरेन के सामने थोड़ा झुककर कहता हूँ, तो मैं सच में बता देता हूँ हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ। जिस पर वह बेपरवाही से कहती है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, सब लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे एक जरूरी बात अनाउंस करनी है। यह सुनते ही कोई चिल्लाता है, अरे ये तो सीधे कन्फेशन करने वाला है। जिस पर मैं घबराकर कहता हूँ, रुको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर मैं जल्दी से समझाता हूँ, मैं और हान तिएनगिन उस तरह के रिलेशन में नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हो। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही कोई और बोल पड़ता है, वाह, सीधे जीजा जी का प्रमोशन हो गया। जीजा जी, आप हान त्याओ नियन को छोड़ना मत। यह सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। मैं हान त्याओ नियन की तरफ देखता हूँ और उधर उसका हाल ही अलग होता है। वह सिर झुकाए बैठी होती है, कंधे लगातार कांप रहे होते हैं और हंसी रोकते रोकते उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। यह आखिर क्लेरिफिकेशन कहाँ से हो रहा था? यह तो पूरी डिजास्टर बन चुका था। मैं चिढ़कर उसे घूरता हूँ, जिस पर वह सिर उठाती है और अचानक उसका चेहरा पूरी तरह खिल उठता है। वह हाथ से अपना मुंह ढकती है, आंखें चमक रही होती हैं और वह मुझे देख रही होती है। उसकी मुस्कान शरारती भी होती है और बेहद प्यारी भी, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। और ठीक उसी पल मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंस जाती है। मैं हैरानी से चिल्लाता हूँ और आगे की तरफ गिर पड़ता हूँ। घबराहट में मेरा हाथ हवा में लहराता है और बिना संभले मेरे होंठ हान तिएन के गाल को छू जाते हैं। उसका गाल नरम और हल्का ठंडा होता है, जैसे कोई करंट पूरे शरीर में दौड़ गया हो। हान तिएनगिन तुरंत जमसी जाती है, उसकी आंखें गोल हो जाती हैं और चेहरा गर्दन तक लाल पड़ जाता है। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे माहौल को चीर देती है, रुको, जियांगची हान तिएनगिन का बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे बगल में खड़ी हान त्याओ नियन के आसपास का तापमान एक पल में फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया था। और फिर वह लड़की बोलती है, क्योंकि जियांगची मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो जाता है, सब कुछ खाली पड़ जाता है। चारों तरफ दम घोंट देने वाली खामोशी छा जाती है। हान तिएनगिन अचानक सिर उठाकर जियांग जी की तरफ देखती है, क्या वह सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर वह लड़की तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, मैं ही जियांगची की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर वह मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और लगभग मुझे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। मैं आधा घसीटा हुआ उसके साथ चल पड़ता हूँ और जल्दी से पीछे मुड़कर देखता हूँ। वहां हान त्याओ नियन अब भी उसी जगह खड़ी होती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है और उसकी नजर लगातार हमारी पीठ पर टिकी रहती है। जब तक हम कैंपस की पेड़ों से घिरी सड़क तक पहुंचते हैं, तब जाकर जियांग ली मेरा हाथ छोड़ती है। वह सिर झुकाए अपने जूते से सूखे पत्ते कुरेद रही होती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, अभी मैं थोड़ा ज्यादा इंपल्सिव हो गई थी। मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका होता है। वह अपनी उंगलियां आपस में फंसाए खड़ी होती है, फिर एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखती है। एक सीनियर मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। उसने मेरे हाई स्कूल के कुछ पुराने फोटोज ढूंढ निकाले और वह बार बार कह रहा है कि उस फोटो में जो लड़का साइड से दिखाई दे रहा है वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए वह अपना फोन निकालकर मुझे फोटो दिखाती है। फोटो थोड़ी ब्लरी होती है। बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स मीट चल रही होती है। एक लड़का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में साइड से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल और फेस आउटलाइन सच में कुछ हद तक मुझसे मिलती जुलती होती है। इसे देखकर मेरे दिल में आखिर में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आखिर जियांग ली की नजर में मैं हमेशा सड़क किनारे लगे किसी लैंप पोस्ट जैसा ही रहा हूँ, जिसकी मौजूदगी का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन अब तो सीधा एक्स बॉयफ्रेंड बनकर शील्ड का काम कर रहा था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ। वह साफ ऐसी लग रही होती है जैसे मजबूरी में यह आखिरी तरीका अपनाना पड़ा हो। मैं अपनी कनपटी दबाता हूँ। ठीक है, इस बार यह बोझ मैं उसके लिए उठा लेता हूँ। जब मैं जाने लगता हूँ तब वह एक और बात कहती है, तुम भी थोड़ा सावधान रहना। हैप्पी रनिंग क्लब वाले लोग और हान तिएन की तरफ के लोग शायद तुम्हें सिर्फ मजाक समझ रहे हैं। इसके बाद पूरा एक हफ्ता हैरान कर देने वाली शांति में गुजरता है। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, कोई ताना नहीं मारता और हान तिएन भी पूरी तरह मेरी नजरों से गायब हो जाती है। सोशल मीडिया भी बिल्कुल शांत रहता है। मैं लगभग मान चुका होता हूँ कि सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले मेरी मुलाकात एक बार फिर हान तिएनगिन से हो जाती है। वह कुछ क्लासमेट्स के साथ किसी बात पर चर्चा कर रही होती है। शायद उसने मुझे देखा भी नहीं होता, लेकिन मैं लगातार उसे देखता रहता हूँ। यहाँ तक कि जियांग ली भी आखिर बोल पड़ती है, अरे तुम्हारी तो आत्मा ही उड़ गई है क्या?
सामने जाकर ऑटोग्राफ भी ले आओ। यह सुनकर मैं अचानक होश में आता हूँ। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है और दिल ऐसे धड़क रहा होता है जैसे उसके अंदर कोई खरगोश उछल रहा हो। बड़ी मुश्किल से छुट्टी का समय आता है। मैं टीचिंग बिल्डिंग के कॉरिडोर में चल रहा होता हूँ। तभी अचानक मेरी पीठ पर वजन महसूस होता है। दो पतली लेकिन मजबूत बाहें मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती हैं। अगले ही पल एक बेहद परिचित खुशबू मेरी नाक तक पहुंचती है। यह हान तिएनगियन होती है। मेरे दिमाग में फिर से धमाका हो जाता है। सारा खून सीधे सिर की तरफ दौड़ पड़ता है। मैं मुश्किल से पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि हान तिएनगियन का शिकायतों से भरा चेहरा मेरे बिल्कुल पास होता है। वह नाक सुड़कती है और दयनीय आवाज में कहती है, पति। मैं वहीं पत्थर बन जाता हूँ। हैंतियन, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कौन पति? लेकिन वह और भी दुखी आवाज में बोलती है, पति, मुझे मत छोड़ो, उसके साथ मत जाओ। पति, तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहते हो। मुझे महसूस होता है कि अगले ही सेकंड में लोगों की नजरों और गॉसिप से टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। मैं पागलों की तरह सोजांगली को आंख मारकर मदद मांगता हूँ। छोड़ दो उसे। दीदी, प्लीज मेरी मदद करो। सोजांगली मेरे दर्द भरे चेहरे को देखती है और फिर कहती है, पहले इसे संभालो। ये मेस तुमने खुद बनाया है, अब खुद साफ करो। इतना कहकर वह मेरा हाथ छोड़ देती है और भीड़ के बीच से निकलकर चली जाती है। जैसे ही उसकी राइवल गायब होती है, हान तिएनगियान जादू की तरह तुरंत नॉर्मल हो जाती है। उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वह पूरी तरह मेरे सहारे टिक जाती है। उसी समय मेरा माइग्रेन फिर से शुरू हो जाता है। वह तुरंत समझ जाती है। बेहद फेमिलियर मूवमेंट्स के साथ मेरा हाथ पकड़ती है और फिर मेरी हैरानी के बीच वह मेरी जेब से दवा निकाल लेती है। वह पानी की बोतल खोलती है और बिना देर किए कहती है, पहले दवा खाओ। उसकी आवाज में इतनी चिंता होती है कि मना करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं दवा निगलता हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे मन में सिर्फ हैरानी और शक भरा होता है। यह दवा तो मैं डॉक्टर के कहने पर लेता हूँ, लेकिन उसे इसके बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे पता है? यह बात बिल्कुल सही नहीं लगती। क्या उसने सच में मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी थी? फिलहाल मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन एक नई परेशानी शुरू हो चुकी थी। हान तिएनगियन बिल्कुल उस मैंडेटरी सॉफ्टवेयर की तरह बन चुकी थी जिसे सिस्टम में इंस्टॉल करना ही पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उसे अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता था। मैं उसकी रूममेट को हेल्प सिग्नल भेजने के लिए फोन निकालता हूँ, लेकिन हान तिएनगियन बिजली जैसी तेजी से मेरा फोन पकड़ लेती है और तुरंत पासवर्ड स्क्रीन छिपा देती है। सपने में भी मत सोचना। जिस दिन मेरे साथ घूमकर मुझे खुश कर दोगे, शायद उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसे और भी अजीब हरकतें करने से रोकने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मैं मजबूरी में इस महारानी के साथ दोपहर की क्लासेस बंक कर देता हूँ और उसके साथ इधर उधर घूमते हुए खाना पीना शुरू कर देता हूँ। वह हर चीज को देखकर एक्साइटमेंट से भर जाती है। उसका मूड बेहद अच्छा होता है, जबकि मैं माइग्रेन के असर और पूरे रास्ते उसकी मानसिक टॉर्चर झेलते झेलते शरीर और दिमाग दोनों से टूट चुका होता हूँ। अगर यह सिलसिला थोड़ा और चलता तो शायद मेरी आधी जान ही निकल जाती। शाम होते होते वह मुझे एक बार में घसीट ले जाती है। कुछ ड्रिंक्स पेट में जाते ही हान तिएनगियन फिर से अपने दूसरे रूप में आ जाती है। मुझे डॉर्मेट्री वापस नहीं जाना, मैं रूम 308 में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन उसे सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मेरे पास सच में कोई उपाय नहीं बचता, इसलिए मैं उसे वापस कैंपस के बाहर वाले अपार्टमेंट में ले जाता हूँ। किसी तरह उसे आराम से बैठाकर मैं वहां से भागने ही वाला होता हूँ कि पीछे से जोरदार खांसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मैं मजबूरी में वापस लौटता हूँ। पूरा कमरा छान मारने के बाद जाकर दवा मिलती है। मैं अभी उसे पानी के साथ दवा देने ही वाला होता हूँ कि वह अचानक मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आंखें धुंधली सी होती हैं। पति, मत जाओ ना प्लीज। उसके गाल हल्के लाल होते हैं और आंखों में पानी चमक रहा होता है। तुम्हें आखिर तक मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। जिम्मेदारी? यह शब्द सुनते ही मैं अनजाने में अपने सिर को छूता हूँ। दिमाग में मौजूद उस टिकिंग टाइम बॉम्ब को याद करते ही मेरे दिल में सिर्फ कड़वाहट बचती है। मेरे जैसे टूटे हुए इंसान के पास आखिर जिम्मेदारी उठाने के लिए बचा ही क्या था? अभी अभी जो भावनाएं दिल में पैदा हुई थीं, वे एक पल में धुएं की तरह गायब हो जाती हैं। मैं जल्दी से वहां से निकलकर लिविंग रूम के सोफा पर जाकर लेट जाता हूँ। अगली सुबह मेरी आंख अचानक घुटन के एहसास से खुलती है। मैं आंखें खोलकर देखता हूँ और वहीं जम जाता हूँ। हान तिएनगियन पूरे शरीर को फैलाकर मुझ पर चढ़ी हुई होती है और बड़े आराम से सो रही होती है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उसका चेहरा मेरे चेहरे से 1 सेंटीमीटर भी दूर नहीं होता। उसकी गर्म सांसें लगातार मेरे होंठों को छू रही होती हैं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं हल्का सा खनखारता हूँ, जिस पर उसकी पलकें हल्के से कांपती हैं। आंखों के कोने में एक शरारती मुस्कान झलकती है और फिर वह दोबारा आंखें बंद कर लेती है। अब मुझसे भी नाटक नहीं होता। हाँ तियान, तुम्हारा स्लीप वॉकिंग अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। वह तुरंत बोल पड़ती है, जियांगची, तुम मौका देखकर फायदा उठा रहे हो। मैं हंस देता हूँ। अच्छा, नाटक जारी रखो। वैसे भी इस स्क्रिप्ट को बदले हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। तुम झूठ बोल रहे हो, साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मन में बुरे इरादे हैं। मैं तुरंत जवाब देता हूँ। आधी रात को बेडरूम से निकलकर यहाँ तक जीपीएस की तरह एक्यूरेट तरीके से कौन पहुंचा था? और फिर खुद को कंबल बनाकर मेरे ऊपर कौन लेट गया था? ऊपर से चोरी और सीना जोरी भी कर रही हो। सच में प्रोफेशनल हो तुम। वह तुरंत मुंह फुलाकर कहती है, वह मैं नहीं थी, मैं स्लीप वॉकिंग कर रही थी। अच्छा, स्लीप वॉकिंग?
तो फिर स्लीप वॉकिंग करते हुए तुमने क्या क्या किया ये तुम्हें खुद पता होना चाहिए। कैसे कोई स्लीप वॉकिंग में मुझे पिलो की तरह पकड़कर सो सकता है, ऊपर से नींद में बड़बड़ाना और खुद ही मुस्कुराना भी। यह सुनकर वह समझ जाती है कि बहस में जीतना मुश्किल है, जिस पर वह तुरंत अपना एक्टिंग मोड बदल देती है और आंखों से मोती जैसे आंसू गिराने लगती है। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल सच में पिघलने लगता है, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग का ट्यूमर फिर से याद आ जाता है, जैसे किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। मेरे सारे गलत समय पर पैदा हुए ख्याल तुरंत खत्म हो जाते हैं। मैं खुद को सख्त बनाता हूँ, उसे धीरे से हटाता हूँ और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता हूँ। पीछे से उसकी भरी हुई आवाज सुनाई देती है, जियांगची तुम बहुत बुरे इंसान हो। लेकिन मैं फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधे अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता हूँ। अगली सुबह मैं जानबूझकर जल्दी उठता हूँ और डॉर्मेट्री से निकल जाता हूँ। इतने दिनों तक लगातार उसके पीछे पड़े रहने की आदत पड़ चुकी थी, अब यह शांति उल्टा मुझे खालीपन का एहसास देने लगती है। लेकिन उसी दिन दोपहर में जैसे ही मैं अपनी सावधानी थोड़ी कम करता हूँ, वह जानी पहचानी परछाई फिर से दिखाई देती है। दूर से ही उसकी फेमिलियर खुशबू हवा में तैरती हुई मेरे पास पहुंच जाती है। हमारी नजरें मिलती हैं। माहौल ऐसा लगता है जैसे हवा में बिजली चमक रही हो। मैं कुछ समझ पाऊं उससे पहले ही वह तेजी से दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गिरती है। पति, क्या कल तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इसलिए मुझे छोड़कर भाग गए थे? मैं मन ही मन सोचता हूं कि अगर सच में शिकायत भी होती तो क्या मैं बोल पाता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मुंह से मैं ऐसा कहता हूं, लेकिन शरीर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। दिक्कत बस इतनी होती है कि मैं उसे हिला तक नहीं पाता। आसपास के स्टूडेंट्स एक साथ हमारी तरफ देखने लगते हैं। कई लोगों के फोन की स्क्रीन चुपचाप चमक रही होती है। मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि कल कॉलेज फोरम की पिंड पोस्ट यही होने वाली है, जियांगची और हान तिएन के रहस्यमयी रिश्ते का खुलासा। दिन दहाड़े इस तरह चिपकने का मतलब आखिर क्या था? जितने ज्यादा लोग देखने लगते हैं, हान तिएन उतना ही कसकर मेरी कमर पकड़ लेती है, यहाँ तक कि अपना सिर भी मेरी छाती में छुपा लेती है। तभी अचानक उसकी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स वहां से गुजरती दिखाई देती हैं। हमारी नजरें मिलती हैं। उनकी आंखों में साफ शरारत दिखाई देती है, लेकिन वे जानबूझकर अनजान बनने लगती हैं। मैं लगभग रोते हुए कहता हूँ, मेरी प्यारी बहनों, इसे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम सबको बारबेक्यू खिलाऊंगा। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। अरे वाह, आज तो हवा बहुत तेज चल रही है, आंख में कुछ चला गया है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं लगभग चीख पड़ता हूँ, किसी डूबते हुए इंसान को यूं मत छोड़ो, इसे ले जाओ। लेकिन वे हंसते हुए जवाब देती हैं, नहीं नहीं, हमें लाइब्रेरी जाना है, हम थर्ड व्हील नहीं बनना चाहते। अब मैं पूरी तरह हार मान लेता हूँ। दिल राख की तरह ठंडा पड़ चुका होता है। जाते जाते वे पीछे मुड़कर एक और तीर चला देती हैं। ब्रोदर जियांग, आरहान तिया और निगढ़ेन तुम्हारे भरोसे हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पूरी तरह स्पीलेस हो जाता हूँ। फिर नीचे देखता हूँ, मेरी बाहों में मौजूद लड़की सिर उठाकर मुझे देख रही होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही होती हैं, चेहरे पर ऐसी विजयी मुस्कान होती है जैसे सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हुआ हो। अभी कुछ मिनट पहले वाली बेचारी लड़की का नामो निशान भी नहीं बचा होता और फिर शुरू हो जाती है एक और दोपहर। हान तिएनगेन मुझे जबरदस्ती पूरे शहर में घुमाती रहती है। रात तक मैं थककर बुरी हालत में पहुंच जाता हूँ। आखिरकार हम दोनों वापस अपार्टमेंट लौटते हैं। मैं मरे हुए कुत्ते की तरह सोफा पर गिर पड़ता हूँ। फिर गंभीर आवाज में उसे वार्निंग देता हूँ, आज रात ठीक से बेड पर सोना। अगर फिर आधी रात को स्लीप वॉकिंग करके यहाँ आई या कोई नया ड्रामा किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी आवाज सुनकर वह सच में डर जाती है। वह होंठ फुलाकर बिल्कुल किसी सताई हुई छोटी पत्नी जैसी लग रही होती है। धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। हर 3 कदम बाद पीछे मुड़कर मुझे देखती है। आखिर बेडरूम तक पहुंचती है, कंबल ओढ़ती है और सिर्फ अपनी चमकती आंखें बाहर छोड़ देती है। उसे इस तरह देखकर मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उठती हैं। मैं सोफा पर लेट जाता हूँ और यूं ही कॉफी टेबल पर रखा हान तिएनग्यान का आईपैड उठा लेता हूँ। सोचता हूँ थोड़ा गेम खेलकर मन हल्का कर लूं, लेकिन जैसे ही स्क्रीन अनलॉक होती है, मैं पूरी तरह सुन्न रह जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे बिजली सीधे मेरे सिर पर गिर गई हो। सांस लेना तक भूल जाता हूँ। गैलरी ऐप एक फोटो एल्बम पर खुली होती है। एल्बम के अंदर सैकड़ों फोटोज भरे होते हैं और उन सभी फोटोज में हान तियाओ नियन एक आदमी के साथ बेहद करीब दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस आदमी का चेहरा होता है। उसकी आंखें, उसकी भौहें, नाक, होंठ, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वही चेहरा मेरे चेहरे की कॉपी हो। नहीं, सिर्फ मिलता जुलता नहीं, लगभग बिल्कुल एक जैसा। लेकिन हिसाब लगाऊं तो हान तिएनगियन से मेरी मुलाकात हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, जबकि इन फोटोज के बैकग्राउंड और मौसमों के बदलाव को देखकर साफ पता चलता था कि ये कई सालों की तस्वीरें थीं। और एक बात बिल्कुल तय थी, उन फोटोज में मौजूद आदमी मैं नहीं था। तो क्या मेरा कोई और भाई भी है, कोई बिछड़ा हुआ ट्विन ब्रदर जिसके बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं है? ये सोचकर मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दिल के अंदर उठ रही बेचैन लहरें रुकने का नाम नहीं लेती हैं। मगर जैसे ही मैं वापस मेन स्क्रीन पर आता हूँ, वॉलपेपर में लगी वह हाई क्वालिटी फोटो किसी भारी हथौड़े की तरह सीधे मेरे सिर पर आकर पड़ती है। वह एक वेडिंग फोटो होती है। फोटो में मेरे जैसा ही चेहरा रखने वाला एक आदमी एक खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनी हुई लड़की को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रहता है, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हान शियाओयान ही होती है,
जिसे देखकर मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ऐसा फील होता है जैसे कमरे की सारी हवा अचानक खींच ली गई हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे दिल में ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने सालों पुराना सिरके का पूरा मटका उसमें उड़ेल दिया हो। एक तरफ कड़वाहट होती है, दूसरी तरफ घुटन, और साथ ही साथ धोखा खाने का एहसास भी मुझे अंदर से तोड़ने लगता है। तो यह लड़की सिर्फ किसी और की गर्लफ्रेंड ही नहीं है, बल्कि इनके वेडिंग फोटोज तक खिंच चुके हैं। शायद शादी की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हो, जिस पर मुझे अचानक सब समझ आने लगता है। आखिर वह मेरे साथ इतनी क्लोज क्यों हो रही थी, इतनी स्पेशल क्यों थी, इतनी एग्रेसिव होकर मेरे करीब क्यों आ रही थी? क्योंकि मैं उसका पहला चॉइस कभी था ही नहीं। मैं तो बस उसके असली बॉयफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट था, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा उसके बॉयफ्रेंड से मिलता था, जिस पर मेरा दिल किसी कांच के टुकड़े की तरह जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। मैं झटके से सोफा से उठता हूँ, अपने चेहरे को पोंछता हूँ जो न जाने कब आंसुओं से भीग चुका था, फिर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। पीछे से हान श्याओयान की हैरान और घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, जियांगची। लेकिन मैं एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। उस दिन के बाद हान श्याओयान काफी देर तक मेरे डॉर्मेट्री से नहीं जाती है। वह मुझे बार बार कॉल करती है, लगातार मैसेजेस भेजती है, लेकिन मैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं देता। मैं बिस्तर पर सिर पकड़कर लेटा रहता हूँ, फिर भी नीचे से उसकी तेज आवाज साफ सुनाई देती है, जियांगची, तुम कछुए की तरह छिपे क्यों बैठे हो? नीचे आओ। नीचे काफी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वह अब अपनी कैंपस ब्यूटी वाली इमेज की बिल्कुल परवाह नहीं करती है, बस लगातार चिल्लाती रहती है। जिस पर मैं कंबल के अंदर दुबका हुआ सोचता रहता हूँ कि उसे मेरे चेहरे से प्यार है, मेरी सोल से नहीं। अगर उसे मेरे अंदर के इंसान से प्यार होता तो वह मुझे किसी और का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं बनाती। इसलिए चाहे वह गला फाड़कर कितनी भी आवाज लगाए, मैं अपनी जगह से हिलता तक नहीं हूँ। आखिरकार डॉर्मेटरी वार्डन जबरदस्ती लाइट्स ऑफ करवा देती है, जिसके बाद नीचे का शोर धीरे धीरे शांत हो जाता है, मगर मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा रहता है। मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। सुबह होने तक एक पल भी नींद नहीं आती। तभी मेरा पेट भूख से विरोध करना शुरू कर देता है, जिस पर मैं सोचता हूँ कि पहले कैंटीन जाकर 2 मीट बंस खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूँ, मेन गेट के पास एक जानी पहचानी फिगर दिखाई देती है, हान श्याओयान। वह सच में पूरी रात यहीं बैठी रहती है। इस समय उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए होते हैं, मेकअप भी पूरी तरह फैल चुका होता है। जैसे ही वह सिर उठाकर मुझे देखती है, उसकी आंखों में थकान और खालीपन साफ नजर आता है। वह धीरे से पुकारती है, जियांगची। लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। मैं नजरें फेर लेता हूँ और दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता हूँ, मगर वह बिजली की तरह तेजी से उठती है, लगभग हाथ पैरों के सहारे जमीन से खड़ी होती है, लड़खड़ाती है और अगले ही पल मेरे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। मैं दांत भींचकर कहता हूँ, हान श्याओयान, क्या मुझे बेवकूफ बनाकर तुम्हें बहुत मजा आया? अगर तुम्हें अपने भाई युएंग के पास जाना है तो जाओ, मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहता। हम ब्रेकअप करते हैं। जिस पर वह तुरंत सिर हिलाती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। यह सुनकर उसका पूरा शरीर जैसे फ्रीज हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, उनमें दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है। जिस पर मैं उसके जवाब देने से पहले ही मुड़कर वहां से चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब शायद वह मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन मैं गलत साबित होता हूँ। हान श्याओयान हर दिन बॉयज डॉर्मेट्री के नीचे आकर खड़ी रहती है। वह मुझे इतना परेशान कर देती है कि आखिरकार मुझे कैंपस के बाहर शिफ्ट होना पड़ता है, चाहे उसके कॉल्स हों या उसके रूममेट्स के। मैं किसी का भी जवाब नहीं देता। फिर एक दिन स्कूल फोरम पर एक वीडियो दिखाई देता है। टाइटल होता है, कैंपस ब्यूटी हान श्याओयान जियांगची का इंतजार करते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकराई। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ और तुरंत उसकी रूममेट को कॉल करता हूँ, जिस पर वह गुस्से से कहती है, हान श्याओयान आज हॉस्पिटल में है और इसकी वजह तुम हो। फिर वह बताती है कि उस रात हान श्याओयान को पता ही नहीं था कि मैं कैंपस छोड़ चुका हूँ, इसलिए वह पूरी रात बॉयज डॉर्मेटरी के नीचे मेरा इंतजार करती रहती है। सुबह ठंड लगने पर जब वह वापस लौट रही होती है, तभी कैंटीन की डिलीवरी स्कूटर उससे टकरा जाती है। यह सुनकर मेरे अंदर अपराध बोध भर जाता है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर पहुंचता हूं, तो मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। खिड़की से अंदर देखने पर पता चलता है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा पीला दिखाई देता है, जैसे कुछ ही दिनों में वह कई साल बूढ़ी हो गई हो। जिस पर मेरे अंदर वार्ड का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं बचती है। अपना मन शांत करने के लिए वीकेंड पर मैं घर लौट जाता हूँ। घर में हल्की धूल जमी हुई होती है। पूरा घर पहले की तरह जाना पहचाना होने के बावजूद बेहद ठंडा और सूना लगता है। मेरी नजर दीवार पर टंगी मॉम और डैड की फोटो पर जाकर टिक जाती है। उनकी जवान मुस्कान हमेशा के लिए उसी तस्वीर में कैद रहती है, जिस पर मेरे अंदर दबा हुआ दर्द आखिरकार फूट पड़ता है। मैं दीवार के सहारे धीरे धीरे नीचे फिसल जाता हूँ और जमीन पर बैठकर बिना आवाज के रोने लगता हूँ। पुरानी यादें बाढ़ की तरह लौटने लगती हैं। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, तब एक प्लेन क्रैश मेरे माता पिता को मुझसे छीन लेता है। वे मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, लेकिन परिवार का प्यार कभी वापस नहीं छोड़ पाए। और जियांगची नाम ही वह आखिरी चीज होती है जो मुझे अकेले
अकेलेपन के खिलाफ लड़ते हुए आज तक जिंदा रखती है। न जाने कितनी देर रोने के बाद मैं खुद को संभालता हूँ। फिर फोटो में मुस्कुरा रहे मॉम और डैड को देखकर धीमी आवाज में कहता हूँ, मॉम डैड चिंता मत करो, शायद मैं भी जल्द ही आप दोनों के पास आ जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं मेरे सिर का दर्द फिर से बढ़ने लगता है, मानो कोई बुरी खबर पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। तभी अचानक फोन रिंग होने लगता है। कॉल डॉक्टर झांग की होती है। वह पूछते हैं, जियांगची आज फिर तुम अकेले आए हो? मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, मैं हमेशा से अकेला ही था। जिस पर डॉक्टर झांग कुछ देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारे ब्रेन ट्यूमर ने अब ब्रेन नर्व्स पर गंभीर दबाव डालना शुरू कर दिया है। बीमारी तेजी से बिगड़ रही है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, तुम हान शियाओयान को भी भूल गए हो क्या? यह सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। मैं हैरानी से पूछता हूँ, कौन? डॉक्टर झांग भी चौंक जाते हैं। तुम्हें हान शियाओयान याद नहीं है? वह हमेशा तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट के दौरान रहती थी। तुम्हारी बीमारी को सबसे ज्यादा वही समझती थी। उसी समय डॉक्टर ली, जो डॉक्टर झांग की असिस्टेंट होती है, जल्दी से कमरे में आती है। मुझे देखते ही वह भी हैरान रह जाती है। फिर वह तुरंत पूछती है, हान शियाओयान कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आई? जिस पर वह आगे कहती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले जब भी तुम चेकअप के लिए आते थे, हान शियाओयान हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। तुम्हारी मेडिसिन का हर रिएक्शन उसे याद रहता था, यहाँ तक कि तुम्हारी डेली हैबिट्स भी उसे तुमसे ज्यादा पता थीं। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? डॉक्टर झांग और डॉक्टर ली की बातें मेरे बिखरे हुए दिमाग में टूटे हुए टुकड़ों की तरह टकराने लगती हैं। आखिर हान शियाओयान को मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता था, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था? उसे ये कैसे पता था कि मेरी इमरजेंसी मेडिसिन किस पॉकेट में रखी रहती है, कौन सी दवा कितनी लेनी है? ये भी वह हमेशा सिचुएशन के हिसाब से सही सही बता देती थी। और वह हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्यों घूमती रहती थी, जैसे कोई ग्लू हो जो मुझसे अलग ही नहीं होना चाहती थी। और फिर वे वेडिंग फोटोज भी। उस फोटो में मौजूद आदमी का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, जिस पर मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल जन्म लेता है। लेकिन धीरे धीरे वही ख्याल सच जैसा लगने लगता है। डर और उम्मीद दोनों एक साथ मेरे अंदर उमड़ पड़ते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मेरी नजर धुंधली हो जाती है। क्या उन फोटोज में मौजूद इंसान मैं ही था? लेकिन अगर वह मैं था तो मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं है? यादों की गहराई में मुझे सचमुच एक धुंधली सी फिगर दिखाई देती है, हान शियाओयान। वह मुस्कुराते हुए मेरा नाम पुकारती है, मगर उसके और मेरे बीच जैसे घना कोहरा फैला हुआ रहता है। मैं चाहे जितनी कोशिश करूं, उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, जिस पर मेरे सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। रोशनी और अंधेरा बार बार बदलने लगते हैं। डॉक्टर झांग और डॉक्टर ली की घबराई हुई आवाजें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। लेकिन अगले ही पल मेरी चेतना पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक ऑपरेशन पूरे एक दिन और एक रात तक चलता है। बेहोशी के दौरान मुझे कई जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ पास से, कुछ बहुत दूर से। वे सब चिंता से भरी हुई होती हैं। आखिरकार मैं भारी पलकों को खोलने में सफल हो जाता हूँ। सबसे पहले मेरी नजर एक जोड़ी लाल और सूजी हुई आंखों पर पड़ती है। वे आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और बिना पलक झपकाए मुझे देख रही होती हैं। वह हान शियाओयान होती है। वह मेरा हाथ कस कर पकड़े रहती है। उसका हाथ ठंडा होता है और हल्का कांप भी रहा होता है। तभी डॉक्टर ली खुश होते हुए अंदर आती हैं। उनके हाथ में नई स्कैन रिपोर्ट होती है। जियांगची, तुम जाग गए, बहुत अच्छा हुआ। ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर झांग ने तो खास तुम्हारे लिए 1 साल विदेश में ट्रेनिंग ली थी, इसी सर्जरी की तैयारी के लिए। देखो, ट्यूमर पूरी तरह निकाल दिया गया है। जिस पर कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है। डॉक्टर झांग थके हुए चेहरे के साथ अंदर आते हैं। हान शियाओयान तुरंत मेरा हाथ छोड़कर उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर झांग, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह घबराकर पूछती है, क्या जियांगची की मेमोरी वापस आ सकती है? डॉक्टर झांग हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा फर्ज था। लेकिन इतने सालों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वह तुम हो शियाओयान। तुमने कभी जियांगची का साथ नहीं छोड़ा। उनकी बात खत्म होते ही ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पर लगा कोई सील टूट जाता है। मैं हान शियाओयान को देखता हूँ, जो आंसुओं से भीगी खड़ी रहती है। और तभी पता चलता है कि कमरे में न जाने कब से कितने लोग जमा हो चुके हैं। कुछ चेहरे परिचित लगते हैं, कुछ अजनबी। और उसी पल यादों का सैलाब टूट पड़ता है, जैसे कोई विशाल बांध अचानक टूट गया हो। सब कुछ याद आने लगता है। मुझे याद आता है कि यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले हान शियाओयान मेरे साथ हॉस्पिटल आई थी। फाइनल प्री सर्जरी चेकअप के दौरान मैं अचानक बेहोश हो गया था। उस समय डॉक्टर ली ने गंभीर चेहरे के साथ हान शियाओयान से कहा था, ट्यूमर बहुत खतरनाक जगह पर है, यह ब्रेन नर्व्स को दबा रहा है, सर्जरी का रिस्क बहुत ज्यादा है और ऑपरेशन के बाद मेमोरी लॉस होने की संभावना भी काफी ज्यादा है। जिस पर हान शियाओयान मुझे कसकर गले लगा लेती है। उसके आंसू मेरे कपड़ों को भिगो देते हैं, लेकिन वह फिर भी दृढ़ आवाज में कहती है, बस जियांगची जिंदा रहे। अगर वह पूरी दुनिया को भूल जाए, अगर मुझे भी भूल जाए, तब भी कोई बात नहीं। अगर उसे एमनेशिया हो जाए तब भी मैं उसे दोबारा मुझसे प्यार करना सिखाऊंगी। इसके बाद ट्यूमर लगातार बढ़ता रहता है। देश के अंदर मेडिकल टेक्नोलॉजी सीमित होती है। विदेश के कई हॉस्पिटल्स भी सर्जरी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मेरी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सिलेक्टिव मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। कभी कुछ याद रहता है, कभी सब भूल जाता हूँ और पेनकिलर पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी हान शियाओयान हार नहीं मानती है। वह चुपचाप मेरे पास बनी रहती है। मेरी यादें वापस लाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करती है। एक के बाद एक
एक एनकाउंटर प्लान करती है, जिस पर मुझे आखिर समझ आता है कि कैंपस ब्यूटी अचानक इतनी चिपकू क्यों बन गई थी। यह सब सिर्फ मेरे लिए था। वह अपने ऊपर एक फेक आर्मर पहनकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। भले ही उसके तरीके अनाड़ी थे, लेकिन उसकी जिद कभी खत्म नहीं होती थी। जिस पर मुझे यह भी समझ आता है कि उसके रूममेट्स, मेरे रूममेट्स किनशैंग, यहाँ तक कि एकेडमिक एडवाइजर तक, उन सभी सिचुएशंस में जानबूझकर शामिल होते थे। वे सब मिलकर हमारी मदद कर रहे थे। वे सभी एक ऐसी जाल बुन रहे थे जिसमें प्यार, उम्मीद और यादें भरी हुई थीं। हमारी पहली मुलाकात, किनशैंग के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पी फार्म वाला इंसिडेंट, स्कूल कॉरिडोर की मुलाकात, यहाँ तक कि चू जियांगली भी, सब कुछ मेरी मेमोरी वापस लाने की योजना का हिस्सा था। जिस पर आखिर मुझे एहसास होता है कि जिस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट लव समझता रहा, उसके पीछे सैकड़ों दिनों की मेहनत छिपी हुई थी। हर बार उम्मीद टूटने के बाद फिर से शुरुआत करने की हिम्मत छिपी हुई थी। और सबसे बढ़कर हान शाओयान का वह प्यार छिपा हुआ था जिसने अपनी सारी ताकत दांव पर लगा दी थी। तभी हान शाओयान की उत्साहित आवाज मुझे वर्तमान में वापस खींच लाती है। जियांगची, जियांगची। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। उसके हाथ भीग जाते हैं जिन्हें वह अब तक मजबूती से पकड़े रहती है। मैं उसका हाथ वापस पकड़ लेता हूँ। शाओयान, मेरी आवाज कांपने लगती है। तुमने बहुत कष्ट सहा है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया, तुम्हें इतने दुख दिए। यह सुनते ही हान शाओयान खुद को रोक नहीं पाती। वह रोते हुए मेरी बाहों में कूद पड़ती है। हम दोनों छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। सारे डर, सारी तकलीफें, इंतजार का दर्द और दोबारा एक दूसरे को पाने की खुशी, सब कुछ उन गर्म आंसुओं में घुल जाता है। वह मेरी छाती से लगकर सुबकते हुए कहती है, सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरी कैंपस ब्यूटी वाली इमेज पूरी तरह खत्म हो गई। मैं तो किसी ग्लू की तरह तुम्हारे पीछे चिपकी घूमती रही। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, ठीक है, सारी गलती मेरी है, मेरी प्यारी लिटिल ग्लू मिस। अब रोना बंद करो, ज्यादा रोओगी तो सुंदर नहीं लगोगी। तभी कमरे में मौजूद बाकी लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे भाई, ये आदमी रोज हमें समझाता था कि हान शाओयान एक घमंडी कैंपस ब्यूटी है, अमीर है, खूबसूरत है, बस दूर से देखने लायक है। दूसरा तुरंत बोल पड़ता है, और खुद कैंपस ब्यूटी के लिए कंपटीशन भी करता रहता था। जिस पर किन शेंग हंसते हुए कहता है, हान शाओयान तो पहले से ही कैंपस ब्यूटी थी, उसे इमेज बिल्डिंग की क्या जरूरत थी? अगर तुम उसकी कदर नहीं करते तो मुझे दे दो। यह सुनकर मैं तुरंत उठकर उसे मारने दौड़ता हूँ, लेकिन गलती से सर्जरी वाली जगह पर जोर पड़ जाता है, जिस पर दर्द से मेरी चीख निकल जाती है। हान शाओयान घबराकर मुझे वापस पकड़ लेती है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैं गुस्से का नाटक करता हूँ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाती है। फिर मेरी नजर बगल में खड़े दूसरे शख्स पर जाती है। यांगशु, तुम तो उससे भी बड़े खिलाड़ी निकले। शाओयान के साथ फेक कपल बनकर जो इंटीमेट फोटोज खिंचवाई थी और हर बार मेरे सामने जो प्रोवोकिंग लुक देते थे, वह एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल की थी। जिस पर यांगशु अपनी नाक खुजाते हुए अजीब सी हंसी हंसता है। शायद मेरे उस लुक से वह थोड़ा डर गया था, जिसमें मैं उसे जिंदा निगल जाने जैसा घूर रहा था। इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता हूँ और रेगुलर चेकअप के लिए वापस जाता हूँ, तब डॉक्टर मेरी नई रिपोर्ट देखते ही राहत की सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद पूरी तरह निश्चिंत मुस्कान दिखाई देती है। यह सचमुच एक मिरेकल है जियांगची। ट्यूमर को पूरी तरह रिमूव कर दिया गया है और लेटेस्ट ब्लड टेस्ट के मुताबिक कैंसर मार्कर्स भी पूरी तरह नॉर्मल हो चुके हैं। तुम्हारी रिकवरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी है। यह सुनकर हान शाओयान और मैं एक दूसरे का हाथ और कसकर पकड़ लेते हैं। हमारी उंगलियां आपस में मजबूती से जुड़ी रहती हैं। जिस पर वह मेरी तरफ मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कान खिड़की के बाहर खिले फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसे देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैं उसकी कमर को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ और झुककर उसके होंठों को चूम लेता हूँ। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं, जैसे उन सभी खोए हुए दिनों की भरपाई करना चाहते हों, जैसे उन सभी बिछड़नों और दर्दों को मिटा देना चाहते हों जिनसे हम गुजर चुके थे। काफी देर बाद जब हम दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस पर हान शाओयान सिर उठाकर मुझे देखती है। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही होती हैं। फिर वह बेहद कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, जियांगची, चलो शादी कर लेते हैं। इसके बाद हम पहाड़ों पर बने एक मशहूर टॉयस्ट टेम्पल में जाते हैं। वहां के मास्टर से अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभ दिन चुनने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं गिफ्ट्स लेकर हान शाओयान के पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ। मेरे दिल में काफी घबराहट होती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वे मुझे ठुकरा न दें। आखिर मैं एक ऐसा इंसान था जिसने गंभीर बीमारी झेली थी और साथ ही मैं एक अनाथ भी था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा होता है। हान शाओयान के मॉम डैड की आंखें लाल हो जाती हैं। वे मेरा हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। फिर भावुक होकर कहते हैं, बेटा, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। यह सुनकर मैं हैरान रह जाता हूँ। तब पता चलता है कि हमारे दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे मॉम डैड के प्लेन एक्सीडेंट के बाद हान फैमिली हमेशा चुपचाप मेरी मदद करती रही थी और हान शाओयान तो बचपन से ही मेरे साथ रहती आई थी। प्राइमरी स्कूल से लेकर आज तक वह हमेशा मेरी देखभाल करती रही। मेरी अंधेरी जिंदगी में वही एकमात्र रोशनी बनकर खड़ी रहती थी। शादी से पहले हम दोनों मॉम डैड की ग्रेव पर भी जाते हैं। मैं हान शाओयान का हाथ पकड़कर कब्र के सामने खड़ा होता हूँ और गंभीर आवाज में कहता हूँ, मॉम, डैड,
आपका बेटा शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वह दुनिया की सबसे शानदार लड़की है, जिस पर हान शियाओयान सफेद लाइल्स का एक बुके कब्र के सामने रखती है। फिर धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है, मॉम डैड, आप दोनों निश्चिंत रहिए, मैं और जियांग ची हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, हम हाथ पकड़कर साथ बूढ़े होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। इसके बाद हमारी वेडिंग बेहद धूमधाम से होती है। वेडिंग नाइट पर सबसे पहले यांग शू कमरे में घुस आता है और उसके पीछे छू जियांगली भी आती है। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, हालांकि उसकी आंखें थोड़ी लाल होती हैं। फिर वह कहती है, जियांग ची, मैंने सच में कभी तुम्हें पसंद किया था, लेकिन तुम दोनों की स्टोरी बहुत खास है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जिस पर मैं मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देता हूँ। आखिरकार सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और हमारी वेडिंग नाइट शुरू होती है। कमरे में गर्म नारंगी रोशनी फैली हुई होती है। हम दोनों ने थोड़ी वाइन पी रखी होती है, जिसकी वजह से हमारे गाल हल्के लाल हो चुके होते हैं। इतने सालों से दबे हुए जज्बात आखिरकार बाहर आने लगते हैं। मेरी आंखें फिर से नम हो जाती हैं। मैं हान शियाओयान को देखते हुए धीरे से कहता हूँ, शियाओयान, आज के दिन तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी तकलीफें सही हैं। कितनी बार मेरे सब कुछ भूल जाने के बाद भी मेरे साथ खड़ी रहीं। कितनी बार मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और न जाने कितनी रातें बॉयज डॉर्मेटरी के नीचे अकेले बिताई। यह कहते कहते मेरी आवाज भर्रा जाती है। जब मैं सोचता हूँ कि उसने कितनी बार टूटने के बाद खुद को दोबारा संभाला होगा, तब मेरा दिल दर्द से भर जाता है। मैं और कुछ नहीं कह पाता, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस पर हान शियाओयान धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है और मेरे चेहरे से आंसू पोंछ देती है, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी होती हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, चोट तो मुझे लगी थी, फिर तुम क्यों रो रहे हो? मैं कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अगले ही पल उसे गहराई से चूम लेता हूँ। उस किस में हमारी सारी तकलीफें, सारे आंसू और सारी अधूरी यादें समा जाती हैं। उन सभी इंतजारों का अंत हो जाता है, उन सभी दर्दों का भी, जिस पर मैं मन ही मन एक वादा करता हूँ। अब मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरी छोटी ग्लू गर्ल, मेरी कैंपस ब्यूटी, मेरी वाइफ। या आगे की जिंदगी अभी बहुत लंबी है, लेकिन इस बार हम दोनों हाथों में हाथ डालकर चलेंगे और इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे।